जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा। पारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। दूसरे दौर की काउंटिंग पूरी। दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे। चार दिन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सभी वाहनों के लिए पूरी तरह से खोला गया। स्थानीय और तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। चौदह जुलाई को होने वाली उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा को लेकर डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। एग्जाम के दौरान परीक्षा केंद्रों पर लागू होगी धारा 144। होटल, धर्मशाला और आश्रमों में रुकने पर कड़ी नजर। मॉनसून सत्र में कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अलर्ट। शिकारियों के खतरे को देखते हुए वन रक्षक रख रहे हैं विशेष निगरानी। गश्त में ली जा रही स्नीफर डॉग्स की मदद। और हरेला पर्व को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां। अधिकारियों को दिए निर्देश। 16 से 18 जुलाई तक 3 दिवसीय मनाया जाएगा पर्व। एक पौधा अपनी मां के नाम की थीम पर किया जाएगा पौधारोपण का कार्यक्रम। खबरें विस्तार से। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। आपको बता दें, चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पीजी कॉलेज गोपेश्वर में चल रही है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना के लिए रिजर्व सहित 17 मतगणना सुपरवाइजर, 18 मतगणना सहायक और 22 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। और इसी तरह पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 60 टेबल लगाई जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए रिजर्व सहित 9 मतगणना सुपरवाइजर, 17 मतगणना सहायक और 9 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच करवाया जा रहा है। बता दें, बद्रीनाथ उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पीजी कॉलेज गोपेश्वर में जारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं और मतगणना के लिए रिजर्व सहित 17 मतगणना सुपरवाइजर, 18 मतगणना सहायक और 22 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को संपन्न हुए थे, जहां आज 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को चुनाव हुए थे, जहां मंगलौर सीट पर भी चुनाव हुए थे, जो कि बसपा विधायक के निधन के बाद से ही खाली चल रही थी। ऐसे में आज मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही विधानसभा के नतीजे घोषित होने हैं। आपको बता दें कि दोनों ही सीट पर मतगणना जारी है, जहां आज दोनों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बात करें बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की, तो यहां मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। कुछ समय बाद फैसला हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस अपनी जीत के दावे जो अब तक करती आ रही थी वो सही साबित होती है, या फिर बीजेपी जो लगातार कहती आई है कि जनता ने उन्हें चुना है। कांग्रेस बीजेपी में जहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं मंगलौर पर त्रिकोणीय मुकाबला भी कहा जा सकता है इसको। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भंडारी सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं और जहां तक है अब तक रुझान आने भी शुरू हो गए होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार ये सीट आखिर कौन सी पार्टी के खाते में जाएगी? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो बद्रीनाथ उपचुनाव का जो नतीजे है वो आप सामने आने लग गए हैं धीरे धीरे। और जिसमें बढ़त अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो है वो आगे चल रहे हैं। और ऐसे में अभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा वहां पर कर दी गई है। तमाम पुलिस प्रशासन के वहां पर जवान मौजूद हैं, तमाम लोग इस वक्त मौजूद है, लगातार अभी नजरें बनाए हुए हैं। जी नवीन, कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्योंकि बात अगर बीजेपी और कांग्रेस की जाए तो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच टक्कर जारी है। ये अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी से नफरत सिंह जुटोला है और खासतौर से राजेंद्र भंडारी हैं और उनके साथ जो निर्दलीय है वो
नवल खाली हैं और एक और प्रत्याशी हैं, उनका नाम तो मैं शायद भूल चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए चारों में भारी टक्कर इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रुझान की अगर बात की जाए, रुझान आ चुके हैं और रुझान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इस समय आगे चल रहे हैं। जी, बहुत 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 धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। जैसा कि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अभी इस रुझान में आगे चल रही है। वेल, ये तो आखिर में वक्त ही बताएगा कि आखिर किसके खाते में सीट जाती है, लेकिन बता दें कि कड़ी टक्कर प्रत्याशियों के बीच में इस दौरान देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली चल रही थी, जबकि बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इन दोनों सीटों के परिणाम आएंगे सुबह 8 बजे। पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हुई और ठीक 8:30 बजे से ईवीएम में पड़े मतों की गिनती शुरू की हुई। मतगणना में ड्रॉ ऑफ के लॉट के माध्यम से 5 मतदेय स्थलों की वीवीपैट की पर्चियों की भी गणना की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जहां पर आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हुई और इसके बाद ठीक 8:30 बजे से ईवीएम में पड़े मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना में ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से 5 मतदेय स्थलों की वीवीपैट की पर्चियों की भी गणना की जाएगी। आपको बता दें कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट इसमें शामिल हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, इसकी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। तो वहीं बात करें मंगलौर सीट की, तो मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद से ही ये सीट खाली चल रही थी। ऐसे में इन दोनों सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिनकी मतगणना जारी है। हरिद्वार की विधानसभा पर हुए उपचुनाव को लेकर आज मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होने वाला है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार प्रशासन ने मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर मतगणना स्टार्ट हो चुकी थी। अब तक जो अपडेट मतगणना स्थल से मिले उसमें 3 राउंड हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी जो उबैदुद्दीन है उर्फ मोंटू वो चल रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी जो भड़ाना दूसरे प्रदेश से लेकर मंगलौर विधानसभा में भाजपा ने उतारा था, सबसे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मतगणना स्थल को लेकर 1 बजे तक पूरी मतगणना समाप्त हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि देहरादून विधानसभा में कौन से दल का प्रत्याशी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। कैमरा पर्सन के साथ में सरफराज अली, जन टीवी, हरिद्वार। जोशीमठ के पास में जोगी धारा के पास पिछले 4 दिनों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी चट्टान टूटने के चलते पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग चुकी थी और सैकड़ों हजारों की तादाद में तीर्थयात्री भी पूरी तरह से फंस चुके थे। आपको बता दें, अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से सुचारू हो गया है, जिसके चलते तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। 3 संबंधित विभाग की मशीनें लगातार दिन रात सड़क मार्ग को सुचारू करने में लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार संबंधित विभाग को कामयाबी हासिल हुई। जी, आपको जैसे पता ही है 9 तारीख सुबह को ये स्लाइड आया था। करीब 84 घंटे दिन और रात काम करके अब इस स्लाइड को खोला गया है। पर ये पूरा का पूरा जो काम किया गया है यहाँ पे टीम एफर्ट है। बीआरओ की टीम, साथ में हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, और मैं खासकर शुक्रिया देना चाहता हूँ जिला प्रशासन का भी, जिन्होंने हमारा पूरा यहाँ पे साथ दिया। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी जिला प्रशासन भी हमारे साथ में रहे। उन्होंने ये चीज़ इंश्योर की कि हमारा काम बीच में डिसरप्ट ना हो। बीच में कई बार हमको पैदल यात्रियों को और बाइक्स को आने जाने देना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा।
पर फिर भी जितने यात्री भी थे उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे पेशेंस रखा और काम होने दिया, जिसकी वजह से अब जाके काम संपन्न हो पाया है। मॉनसून सत्र को देखते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर पूर्व में ही रेड अलर्ट जारी किया गया। उसके साथ ही पार्क प्रशासन को सूत्रों से खबर मिली कि कुछ शिकारी पार्क में वनों और वन्य जीवों के शिकार के लिए पार्क में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको लेकर विशेष गश्त का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सघन बाउंड्री पर वन कर्मचारियों द्वारा गश्त करने के साथ ही निगरानी रखी जा रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पार्क प्रशासन अपने 4 स्निफर डॉग्स की मदद से भी लगातार निगरानी रख रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क गार्डन अमित कोटी ने कहा कि कॉर्बेट पार्क के अलग अलग क्षेत्र में विशेष गश्त का आयोजन करने के साथ ही रेड अलर्ट जारी है। मानसून काल में हमेशा ही ये गुंजाइश रहती है कि पोचर्स तो एक्टिव हो जाते हैं, तो इसी उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन के द्वारा विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। जो हमारी संवेदनशील सीमा है, दक्षिणी सीमा, उस पर वाइल्ड लाइफ स्निफर डॉग्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जहां फूड पेट्रोलिंग संभव नहीं है, वहां पर हाथी के द्वारा और ड्रोन पेट्रोलिंग भी की जा रही है। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 14 जुलाई को जनपद के 10 परीक्षा केंद्रों में 2830 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। पिथौरागढ़ में परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने लिखित परीक्षा जनपद में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस हेतु उप जिलाधिकारी शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑब्जर्वर केंद्र व्यवस्थापकों से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां राजस्थान एसीबी की प्रेस वार्ता जारी है। स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य आम जन को जागृत भी करना है आपके माध्यम से, ताकि आम जन इस भ्रष्टाचार के युद्ध के खिलाफ युद्ध में एसीबी के साथ और अधिक आ सकें। हम पहले से अपनी 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन तो चला रहे हैं, आप सबको पता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो डायरेक्ट आम जन हमें उपलब्ध करा सके। मेरे ख्याल से आप लोगों के माध्यम से मीडिया कवरेज से जो आने वाला एक फंक्शन है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इस जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसमें आप लोगों के सहयोग से हम आम जन तक और अधिक पहुंचना चाहते हैं। 15 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान हमारे फंक्शन में इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। बिरला ऑडिटोरियम में 11 से 12 बजे ये फंक्शन रखा गया है। और उसके बाद रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मैडम अर्चना रामासुंदरम, जो कि तमिलनाडु काडर की रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं
और लोकपाल में भी रही हैं, वो हमें एक जो भ्रष्टाचार है और उसके मुद्दों पे व्याख्यान देंगी। तो करीब घंटे डेढ़ घंटे का वो व्याख्यान होगा। तो उसके लिए भी आप सभी को मैं अपनी ओर से और एसीबी की ओर से आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, मुनीश गुर्जर के खिलाफ पूरी जांच प्रमाणित हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही अपनी टीम रविकांत साहब से मिलकर भी आई है। क्या रेस्पॉन्स आ रहा है सर? क्या उनकी तरफ से अभियोजन स्वीकृति मिल चुकी है? क्या अभी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन अभी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। अभियोजन स्वीकृति का विशेषाधिकार विभागों का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला कार्यालय में हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा, शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर हरेला पर्व को एक अभियान के तहत आयोजित किया जाता है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इस साल हरेला पर्व पर जनपद में लगभग 2,06,000 विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मसूरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल द्वारा मसूरी नगरपालिका प्रशासन और सरकार से मसूरी के स्थानीय पटरी व्यापारियों के लिए जल्द से जल्द वेंडर जोन बनाए जाने की मांग की है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि मसूरी के करीब 50 से 60 स्थानीय पटरी व्यापारी दशकों से माल रोड में सड़क किनारे पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन्होंने कहा, उनके पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा मुख्य सचिव से मसूरी में पटरी व्यापारियों के लिए वेंडर जोन बनाए जाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि पालिका प्रशासन को मसूरी के पटरी व्यापारियों के लिए माल रोड के आसपास कोई जगह निर्धारित करे जहां पर पटरी लग सके, जिससे पटरी व्यापारियों की रोजी रोटी चल सके। बैठे हैं। हम भी जब पालिका अध्यक्ष थे यहाँ पर नगर पालिका में, तो हम माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में मीटिंग यहाँ पर करते थे। और इन लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं कि जब तक कोई फड़ मार्केट नहीं बनती, इनको एक पैच अलाट कर दिया जाता था कि यहाँ पे ये 50-60 जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। मगर कुछ व्यवस्था बाहर के लोगों ने खराब की। बाहर से लोग आ रहे हैं, सहारनपुर है कहीं और दूसरी जगह है, देहरादून है, लोग आके यहाँ व्यवस्था खराब करते हैं और उस व्यवस्था का असर जो है इन लोगों पर पड़ता है। इन लोगों को भी चाहिए कि शहर को साफ सुथरा रखने में हम लोगों भी चाहिए। मसूरी में नगरपालिका परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मसूरी नगरपालिका के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मसूरी नगरपालिका द्वारा स्वच्छता से जुड़े सभी संस्थाओं और पालिका के कर्मचारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मसूरी नगरपालिका परिषद को पहला स्थान दिलाए जाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर मसूरी में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। चर्चा करी कि किस प्रकार 2024 में हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके प्रदेश में और देश में रैंकिंग में सुधार करके प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। इसमें हमारे द्वारा अलग अलग तरीके से कार्यशाला की आयोजन की गई थी, जिसमें हमारे MIS स्वच्छ सर्वेक्षण के MIS एक्सपर्ट द्वारा बताया गया था किन किन बिंदुओं पे किन किन प्रकार से अंक हम अर्जित कर सकते हैं और किन किन बिंदुओं पर पिछली बार हमारे अंक कटे थे। मेनतः प्रायतः ज़्यादा देखा गया है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर हमारे यहाँ मसूरी में होटल हैं, इनसे आग्रह किया गया था ये 100 किलो से अधिक वाले जो कूड़ा उत्पादन कर रहे हैं ये अपने स्तर पर ही इसका निस्तारण करें। साथ साथ अगर यदि इनसे संभव नहीं हो पाता है तो वो नगर पालिका से टाइप करके या कंपोस्टिंग किट या फिर अपना कंपैक्टर खरीद सकें। पूरे देश में विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपति के शान में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा हस्ताक्षर अभियान के तहत
देश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में शुक्रवार से शुभारंभ किया गया। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत ने आशा वर्कर्स की एक बैठक साझा कर अभियान को सफलतापूर्वक बनाने के लिए चिकित्सालय के समस्त कर्मचारियों के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर जसपुर क्षेत्र की आशा वर्कर के माध्यम से शहर शहर गांव-गांव सरकार के जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को प्रचार प्रसार के माध्यम से सफल बनाने के लिए पूर्ण सदैव तत्पर हैं। को जागरूक हम आशाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं बहनें हैं पूरे गांव-गांव में हर क्षेत्र में जारी हैं। जो टारगेट का बोल है कि हमारे जिनको नसबंदी होनी है, जिनको ज़रूरत है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास जाके उनको मोटिवेट कर रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े में आकर नसबंदी कराएं। इस नसबंदी कराने पर हम लोग महिलाओं को 1400 रुपये और पुरुषों को 2000 रुपये देते हैं। अगर यही नसबंदी प्रसव के 7 दिन के अंदर होती है तो हम उनको 2200 रुपये सरकार की तरफ से। पिछले हफ्ते चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश से बाराकोट ब्लॉक की नदेड़ा सड़क बुरी तरह से बंद हो गई, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग के द्वारा सूचना देने के बावजूद सड़क को नहीं खोला गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली से आक्रोशित युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता नवल किशोर जोशी के नेतृत्व में सड़क को खोलने की मांग को लेकर सड़क में जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क खोलने की मांग की। युवा नवल किशोर जोशी ने बताया, इस सड़क के अलावा बिसराड़ी, पठतली, भन्नार मोटर मार्ग भी कई दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन संबंधित विभाग सड़क खोलने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द क्षेत्र की सड़कों को खोलने की मांग की है। पिछले सप्ताह यहाँ हुई थी भयंकर बारिश और अभी तक देखो ये मलबा 4-5 दिन से पूरा मौसम बढ़िया हो रखा है, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी है। 60-70 परिवार इस ग्राम में रह रहे हैं। किसी को कोई बीमार हो रहा है, डोली के सहारे ले जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहा है, ना किसी के वाहन जा रहे हैं। तो अभी तक इसका सफाई का कुछ नहीं हुआ है और जहाँ मलबा तक नहीं आया वहाँ जेसीबी भेज रहे हैं। पता नहीं कब प्रशासन को होश आएगा। और यहाँ देखो, अगर यहाँ कोई दुर्घटना होगी, कोई गिर गया, उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? उस राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीट बढ़ाए जाने और प्रोफेसर एमएस चौहान का स्थानांतरण की मांग की और कहा कि प्रोफेसर चौहान के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है, उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन उन्हें कॉलेज की प्रमुख जिम्मेदारियां सौंप रहा है। इसके साथ ही उग्र होकर धरना प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी की। आचार्य अनुपमा तिवारी पर भी कई आरोप लगाए हैं। साथ ही प्राध्यापक का संरक्षण करने और महाविद्यालय के संविदा शिक्षकों, उपनल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उनका शोषण करने का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गए। की पूरी टीम यहाँ जितने भी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पठन पाठन में करने के लिए आते हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इतना शोषण हो रहा है महाविद्यालय के भीतर, कोई इसकी सुन लेने वाला नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खुद बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि मैडम के साथ उनको काम करना है। कब कौन सा आदेश, कब किसके सांत्वना का आदेश कब कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए एबीवीपी इस धरना प्रदर्शन को, अगर मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम आने वाले दिनों में अपने प्रदर्शन को एक उग्र आंदोलन का रूप देंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसमें मुख्य मांगे हैं संकाय स्नातक स्तर पर सभी संकायों में सीट की वृद्धि की जाए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।